नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखते भी हैं, डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सच बताऊं, हमें अगला वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए डेली ऐसी ही डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां लाएं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए लगातार ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया जहानाबाद स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां आधी रात के बाद सुनाई देती है मौत की सीटी और चीखों की गूंज। रात का समय था। जहानाबाद का रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था। चारों ओर इतना गहरा सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे जाती। स्टेशन की पुरानी इमारत, टूटी फूटी दीवारें और जंग खाई खिड़कियां जैसे किसी भूली बिसरी कहानी को बयां कर रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी और ट्यूबलाइट की मध्यम टिमटिमाहट उस जगह को और भी रहस्यमयी बना रही थी। वहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने सुना था कि जहानाबाद का यह स्टेशन भूतिया है, खासकर आधी रात के बाद। अक्सर लोग बताते थे कि यहां से किसी अदृश्य ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जो कभी आई ही नहीं। कुछ ने तो दावा किया था कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर किसी सफेद साए को चलते देखा है, पर उन दोस्तों को यह सब अंधविश्वास लगता था। वे सब यह सोचकर आए थे कि क्यों न इस रात का राज खुद अपनी आंखों से देखा जाए। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब पहुंच रही थीं, वैसे वैसे वातावरण में और अजीब सा तनाव बढ़ता जा रहा था। अचानक चारों ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं, मानो वे भी किसी अनदेखी ताकत को भांप रहे हों। दोस्तों में से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब वहम है, कुछ भी नहीं। लेकिन बाकी तीनों की आंखों में हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। तभी प्लेटफॉर्म के उस छोर पर एक पुराना लालटेन अपने आप जल उठा। वहां कोई नहीं था, फिर भी लौ टिमटिमाने लगी। दोस्तों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। पूरी रात इस वीरान स्टेशन पर बैठने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उस पल उन्हें लगा मानो उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। रात के 12 बज चुके थे। जहानाबाद स्टेशन का वातावरण अब और भी रहस्यमयी हो गया था। चारों ओर गहरी खामोशी, बस कभी कभार पत्तों की सरसराहट या दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती। दोस्तों ने अपने दिल को कड़ा किया और वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर आ रही हो। सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना। सचमुच ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने इंजन की घरघराहट स्टेशन की ओर बढ़ रही है। दोस्तों में से एक ने प्लेटफॉर्म की ओर झांकते हुए कहा, सुनो, ये तो सच में ट्रेन की आवाज है। बाकी भी खड़े हो गए। वे सब चौकन्ने होकर पटरी की ओर देखने लगे, पर अजीब बात यह थी कि ट्रैक पूरी तरह खाली था। न हेडलाइट्स, न इंजन की कोई झलक। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और पूरे प्लेटफॉर्म की बेंचें हिलने लगी। लगे जैसे कोई भारी गाड़ी सचमुच वहां से गुजरी हो। दोस्तों के चेहरे पर अब हल्की घबराहट साफ नजर आने लगी। उनकी हंसी मजाक की बातें अब खामोशी में बदल चुकी थीं। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से धीरे धीरे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टक टक टक। कदमों की वह आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। दोस्तों ने आंखें गड़ाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस धुंध सी उठ रही थी और उसी धुंध में कदमों की गूंज फैल रही थी। अचानक उनमें से एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लग रहा है हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन बाकी ने उसे चुप करा दिया। वे जानना चाहते थे कि यह सब आखिर है क्या। क्या वाकई इस स्टेशन पर कोई अदृश्य ताकत है या ये सिर्फ उनका भ्रम है। लेकिन तभी
स्टेशन मास्टर के पुराने दफ्तर की टूटी खिड़की अपने आप जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गई। सबके दिल मानो गले में आकर अटक गए। हवा रुक गई थी, लेकिन दफ्तर के अंदर किसी के भारी सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त अब पूरी तरह सहम चुके थे। टूटी खिड़की के जोर से बंद होने की आवाज और उसके बाद आती भारी सांसों की गूंज ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। सबकी नजरें स्टेशन मास्टर के पुराने दफ्तर पर टिकी थीं। धुंध के बीच वह टूटा फूटा कमरा किसी काले रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ा था। अचानक उसी टूटी खिड़की से ऐसा लगा जैसे कोई साया हिल रहा हो। काली आकृति, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी। दोस्तों में से रवि ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने देखा? कोई अंदर है? बाकी तीनों ने भी सिर हिलाया, लेकिन हिम्मत करके पास कौन जाए। सब बस खड़े होकर उस खिड़की को घूरते रहे। धीरे धीरे वह साया खिड़की के ओर पास आया। उसकी आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई लंबा आदमी फटे पुराने कपड़ों में, और उसकी आंखों से हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से सूरज ने हड़बड़ाते हुए कहा, यह इंसान नहीं है। डर के मारे सब भागने ही वाले थे कि अचानक उस साए ने खिड़की पर अपना हाथ पटका। आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज गई और अगले ही पल खिड़की के भीतर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? चले जाओ, वरना यहीं रह जाओगे। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। दोस्त अब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ चुके थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं रोक रखा हो। इसी बीच अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। पूरी जगह गहरे अंधेरे में डूब गई। सिर्फ वही टूटी खिड़की और उसके भीतर खड़ा साया धुंधली लाल चमक में नजर आ रहा था। साया अब खिड़की से बाहर निकलने लगा। उसका आकार और बड़ा होता जा रहा था और हवा में सड़ांध की बदबू फैल गई। दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैरों को हिलाया और चिल्लाते हुए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर भागे। लेकिन वे यह भूल चुके थे कि जिस स्टेशन पर वे थे वह जहानाबाद का शापित स्टेशन था। यहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। चारों दोस्त किसी तरह प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर तक भागकर रुके। उनकी सांसें फूल रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। सब पसीने में भीगे हुए थे, लेकिन ठंडी हवा के बीच वह पसीना और भी अजीब लग रहा था। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वे सब चौंक गए, क्योंकि समय आधी रात का था और इस समय यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? टाइम टेबल के हिसाब से अगली ट्रेन तो सुबह ही है। धीरे धीरे अंधेरे में धुंध को चीरती हुई हेडलाइट जैसी एक रोशनी सामने की पटरियों पर दिखाई दी। उस रोशनी के साथ पटरियों पर गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच एक ट्रेन आ रही हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन की आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, पर धुंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वह ट्रेन पास आने लगी, प्लेटफॉर्म पर तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान ने स्टेशन को घेर लिया हो। उनके चारों ओर बिखरे कागज और पत्ते हवा में उड़ने लगे। दोस्तों की रूह कांप उठी। फिर अचानक धुंध के बीच से एक पुरानी भाप वाली ट्रेन नजर आई। काली, टूटी फूटी, और उसके डिब्बों से अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। खिड़कियों से सफेद चेहरे झांक रहे थे, जिनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। वे चेहरे चीख रहे थे, रो रहे थे, जैसे किसी अंधेरे में कैद हों। सुरेश ने घबराकर चिल्लाया, ये असली ट्रेन नहीं है, ये तो भूतों की है। चारों दोस्त प्लेटफॉर्म की दीवार से सटकर खड़े हो गए। ट्रेन जैसे जैसे उनके पास से गुजर रही थी, खिड़कियों से हाथ बाहर निकलने लगे। हड्डियों जैसे सूखे, काले और लंबे हाथ। वे हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी डिब्बे से एक और भी भयानक चीज सामने आई। एक लंबा चौड़ा काला साया, जिसके सिर पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने उन चारों को घूरते हुए इतना जोरदार शोर किया कि पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया।
उस चीख के साथ ही अचानक पूरी ट्रेन हवा में गायब हो गई, लेकिन पटरियों पर अब भी किसी की चालों की आहट गूंज रही थी और यह आहट सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त सिहरते हुए दीवार से टिके खड़े थे। उनकी आंखें वहीं जमी थीं जहां से अभी अभी वह काली ट्रेन गायब हुई थी। लेकिन अब पटरियों पर एक और अजीब चीज हो रही थी। लोहे की पटरी लाल रंग से भीग रही थी, मानो किसी ने उस पर ताजा खून बहा दिया हो। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, ये खून है ना? ये कैसे हो सकता है? उसके शब्द सुनकर बाकी सबकी रूह कांप गई। सच में पटरियां लाल हो रही थीं और खून जैसी गंध हवा में फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब और डरावना कुछ नहीं होगा, अचानक उसी लाल खून से धीरे धीरे मानव आकृतियां बनने लगी। वे आकृतियां अधूरी थीं। किसी का हाथ नहीं था, किसी का चेहरा फटा हुआ था, किसी की आंखें लटक रही थीं। वे सब धीरे धीरे पटरियों पर खड़े हो गए और उनकी आंखें सीधे उन दोस्तों की तरफ टिकी थीं। रवि ने डर से लगभग रोते हुए कहा, चलो यहां से भाग चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वे भागने को हुए, उन खून से बने भूतों ने एक साथ चीख मारी। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मानो पूरे स्टेशन की दीवारें टूटकर गिर जाईं। उसी समय पटरियों पर खड़ा सबसे बड़ा और भयानक भूत, जिसके आधे चेहरे पर चमड़ी ही नहीं थी, आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, क्यों आए हो हमारी मौत की गवाही देखने? ये जमीन खून पीती है और अब तुम्हारा नंबर है। यह सुनते ही चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दीवार से सटकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अचानक खून से बनी उन आकृतियों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनकी चाल भारी थी और हर कदम के साथ पटरियों पर छपाक छपाक की आवाज आ रही थी। उसी समय पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, भागो वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। वे सब पलटकर देखने लगे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई बेंच पर एक सफेद औरत का साया बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसके लंबे बाल जमीन पर घसीट रहे थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। चारों दोस्तों की हालत अब पागलों जैसी हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर भागे। खून से बने भूत आगे थे और यह औरत पीछे। और तभी स्टेशन की घड़ी ने 1 बजने की घंटी बजाई। उसके साथ ही पूरा स्टेशन फिर से जोर जोर से हिलने लगा। स्टेशन की घड़ी ने जैसे ही 1 बजने का संकेत दिया, माहौल और भी भयावह हो गया। हवा और तेज चलने लगी। टूटी फूटी खिड़कियों से सीटी जैसी आवाजें आने लगी। चारों दोस्त वहीं दीवार से चिपके हुए खड़े थे। उनके सामने खून से बने भूत और पीछे वो रहस्यमयी सफेद औरत बैठी हुई थी। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे, मगर उसके होंठ हिल रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, मत डरो, मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन हर शब्द उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। सुरेश कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने लंबी सांस खींची और कहा, मैं वही हूं जिसे इस पटरी ने निगल लिया। बरसों पहले इस स्टेशन पर एक हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनकी आत्माएं अब भी यहीं फंसी हुई हैं। इतना सुनकर दोस्तों की रूह कांप गई। वे एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ने लगे। औरत आगे बोली, हर रात ठीक 1 बजे ये आत्माएं जागती हैं और उस खून से लथपथ हादसे को दोहराती हैं। जिसने भी इस समय यहां कदम रखा वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। रवि ने डरते हुए पूछा, तो हम यहां से कैसे निकलेंगे? औरत ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, उस ट्रेन से भागना जिसे तुमने अभी आते देखा था। वो असली नहीं है, लेकिन जो उस ट्रेन के गुजरने से पहले स्टेशन छोड़ देता है वही बचता है। बाकी सब इसी खून में डूब जाते हैं। ये सुनकर दोस्तों की सांसें थम गई। मतलब अब उन्हें इसी खौफनाक माहौल में सुबह होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन तभी औरत ने कहा, सावधान रहना, यहां सिर्फ खून से बने भूत ही नहीं बल्कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि कोई भी इस जगह से जिंदा न निकले। वो तुम्हें बहकाएंगी, डराएंगी और मार भी सकती हैं।
इतना कहकर औरत धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। बस उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। समय कम है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब चारों दोस्त और भी ज्यादा डर गए। उनके चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा और दूर से ट्रेन की धीमी धीमी सीटी की आवाज आने लगी। चारों दोस्त रवि, सुरेश, अमन और विकास अब बुरी तरह से घबरा चुके थे। सफेद औरत की बातें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। ट्रेन गुजरने से पहले स्टेशन छोड़ना होगा। ये वाक्य उनके लिए मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी उम्मीद बन चुका था। दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज अब और साफ हो रही थी। पटरी कांपने लगी थी, लेकिन स्टेशन पर जो माहौल था वह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थीं और दीवारों पर टंगे पुराने पोस्टर अपने आप हिल रहे थे। अचानक ही खून से लथपथ यात्रियों की परछाइयां प्लेटफॉर्म पर उतर आईं। उनके चेहरे जले हुए, आंखें बाहर निकली हुई और हाथों में खून टपकता हुआ। वो धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। अमन डर से चिल्लाया, हमें भागना होगा वरना ये हमें मार देंगे। रवि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भागना तो है, लेकिन ध्यान से, अगर डर के मारे गलत दिशा में भागे तो यही आत्माएं हमें पकड़ लेंगी। इतना कहकर चारों प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तभी एक बूढ़े भूत ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह बुरी तरह से चिल्लाया, तुम लोग नहीं जा सकते। जो इस पटरी पर मर गए वो कभी मुक्त नहीं होते। अब तुम भी यहीं हमारे साथ रहोगे। यह सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूत ने अपने हाथ बढ़ाए और सुरेश को पकड़ने की कोशिश की। तभी रवि ने पास रखी एक टॉर्च जलाकर उसके चेहरे पर फेंक दी। टॉर्च की रोशनी से भूत चीख मारता हुआ पीछे हट गया। चारों ने उस मौके का फायदा उठाया और भागकर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अब ट्रेन की आवाज और भी पास आ चुकी थी। पटरी जोर जोर से हिल रही थी। विकास ने हांफते हुए कहा, अगर हमने ट्रेन से पहले बाहर का रास्ता नहीं पकड़ा तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे। लेकिन मुश्किल यह थी कि स्टेशन का गेट अपने आप बंद हो चुका था। उसके सामने खून से बने कई भूत पहरेदार बनकर खड़े थे। अब दोस्तों के सामने दो ही रास्ते थे। एक, या तो गेट तोड़कर भागने की कोशिश करें। दो, या फिर इस भूतिया भीड़ से लड़ते हुए ट्रेन के गुजरने से पहले पटरी पार करें। दूर से आती ट्रेन की तेज रोशनी अब स्टेशन की दीवारों पर पड़ने लगी थी। उनके पास कुछ ही मिनटों का वक्त बचा था। पटरी अब इतनी जोर से हिल रही थी कि पूरा स्टेशन मानो धरती से उखड़ने वाला हो। ट्रेन की हेडलाइट्स दूर से ही चमक रही थीं और सीटी की आवाज किसी मौत के ऐलान जैसी लग रही थी। चारों दोस्त रवि, सुरेश, अमन और विकास पसीने से तरबतर और डर से कांपते हुए स्टेशन के बीचों बीच खड़े थे। उनके सामने गेट बंद था और उसके आगे खड़े थे खून से सने पहरेदार भूत। भूतों की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनके मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था और वे एक साथ चिल्ला उठे, कोई नहीं बच सकता, जो यहां आया वो यहीं मरेगा। अमन ने घबराकर चिल्लाया, अब क्या करेंगे? बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, एक ही तरीका है, हमें इनसे भिड़ना होगा। अगर हम डरकर खड़े रहे तो ट्रेन के गुजरने से पहले ये हमें चीर देंगे। इतना कहते ही विकास ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। सुरेश ने जमीन से पत्थर उठाया और रवि ने फिर से अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। वे तैयार हो गए, जैसे मौत से आखिरी जंग लड़नी हो। अचानक ही भूतों ने हमला कर दिया। खून से टपकते हाथ उनके गले दबाने लगे। अमन चीखा जब एक भूत ने उसके गले पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए, लेकिन सुरेश ने पत्थर से उस भूत का सिर तोड़ दिया। भूत जोर से चीखा और धुएं में बदल गया। टॉर्च की रोशनी जब भी किसी भूत पर पड़ती वे जलने लगते। रवि ने यह देखकर और जोर से टॉर्च उन पर डाली। विकास लोहे की रॉड से हमला करता रहा। हर वार के साथ भूत पीछे हटते गए, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म जोर से हिला और ट्रेन की हेडलाइट सीधे उनके सामने आ गई। सीटी की कान फाड़ने वाली आवाज गूंजी। ट्रेन अब कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी।
रवि चिल्लाया, जल्दी गेट की ओर भागो वरना देर हो जाएगी। चारों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उनके पीछे अब दर्जनों भूत थे जिनकी चीखें हवा को चीर रही थीं। गेट के पास पहुंचते ही विकास ने अपनी रॉड से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट हिला ही नहीं। ट्रेन की रफ्तार अब और तेज हो चुकी थी। पटरी पर उसकी गड़गड़ाहट मानो कह रही थी कि वक्त खत्म हो रहा है। अचानक ही गेट के ऊपर वही सफेद औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसने चीख कर कहा, तुम सबको यहीं मरना होगा, यही तुम्हारी किस्मत है। चारों दोस्त अब मौत और जिंदगी के बीच फंसे थे। पीछे भूत, सामने गेट और कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म से गुजरती मौत की ट्रेन। ट्रेन अब इतनी नजदीक आ चुकी थी कि उसकी हेडलाइट की चमक ने पूरा स्टेशन सफेद कर दिया था। लोहे की पटरी से उठती चिंगारियां और सीटी की कानफाड़ आवाज दिल दहला देने वाली थी। रवि, सुरेश, अमन और विकास मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके सामने गेट, ऊपर सफेद औरत का डरावना चेहरा और पीछे दौड़ते भूतों का झुंड। रवि ने जोर से चिल्लाया, अगर अब हिम्मत नहीं जुटाई तो सब खत्म है। विकास ने पूरी ताकत से रॉड गेट पर मारी और अचानक ही गेट में दरार आ गई। लेकिन उसी समय भूतों का झुंड उन पर टूट पड़ा। अमन चीखते हुए बोला, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। भूतों के हाथ पांव उनके शरीर को जकड़ने लगे। नाखूनों से उनकी खाल चीर दी गई। सुरेश का पूरा चेहरा खून से भर गया, लेकिन उसने पत्थर से एक भूत का सिर कुचल डाला। हर वार के बाद भूत चीखते और धुएं में बदल जाते, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उसी वक्त सफेद औरत ने जमीन पर उंगली घुमाई। तुरंत ही खून से भरी एक लंबी रेखा बनी और उसने चीखते हुए कहा, ये रेखा पार करोगे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चारों दोस्त वहीं ठिठक गए। पीछे मौत के भूत और सामने मौत की रेखा। ट्रेन अब और पास आ गई थी। रवि ने अचानक टॉर्च उठाई और पूरी रोशनी सीधे उस औरत के चेहरे पर डाल दी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वह दर्द से चीखने लगी और उसका चेहरा जलने लगा। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। यही मौका देखकर विकास ने जोर से रॉड से गेट को तोड़ मारा। गेट अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। भागो, रवि ने चीखते हुए कहा। चारों दोस्त मौत की रेखा पार करते हुए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, प्लेटफॉर्म जोर से हिला और ट्रेन चीखते हुए उनके बिल्कुल पास से गुजर गई। हवा का तूफान इतना तेज था कि वे जमीन पर गिर पड़े। पीछे भूतों का झुंड और सफेद औरत, सबकी चीखें एक साथ गूंजी और ट्रेन की आवाज में दब गई। जब ट्रेन गुजर गई तो वहां सिर्फ सन्नाटा बचा था। चारों दोस्त हांफते हुए जमीन पर पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अभी मौत से जीत तो ली है, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो सफेद औरत अब भी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। मुस्कान में ऐसा रहस्य था जैसे वह कह रही हो, खेल अभी बाकी है। प्लेटफॉर्म पर अब मौत जैसा सन्नाटा था। रवि, सुरेश, अमन और विकास हांफते हुए जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर खून और चोटों के निशान थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी रूह कांप उठी। वो सफेद औरत अब भी वहां खड़ी थी। लंबे बाल हवा में उड़ते हुए उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें मौत का रहस्य छिपा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बचकर निकल आए, लेकिन यह स्टेशन कोई छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक जमीन हिलने लगी। पूरे जनाहाबाद स्टेशन पर जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारें चटकने लगीं, पुरानी लोहे की छत से धूल और जंग गिरने लगी। पटरियों से अजीब सी खून की बूंदें बहने लगीं। सुरेश ने कांपते हुए कहा, ये तो हमें यहीं दफन करना चाहती है। तभी रवि के हाथ में वह पुरानी लाल किताब आ गई जो उसे पहले टूटी हुई बेंच के पास मिली थी। किताब के पन्नों में अजीब मंत्र लिखे थे। बिना समझे ही रवि ने किताब खोलकर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, स्टेशन पर हवा का तूफान और तेज हो गया। सफेद औरत दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो।
भूतों का झुंड भी दर्द से चिल्लाते हुए धुएं में बदलने लगा। पूरा स्टेशन एक पल को जलती हुई अग्नि में बदल गया। विकास और अमन ने रवि को पकड़कर मंत्र पढ़ने में मदद की। सुरेश ने हाथ में पत्थर उठाकर आखिरी वार किया और औरत की तरफ फेंक दिया। धम! पत्थर उसके माथे पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय किताब के शब्दों ने उसे जंजीरों की तरह बांध लिया। वो सफेद औरत चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। पूरा स्टेशन अचानक शांत हो गया। सन्नाटा लौट आया। चारों दोस्त वहीं जमीन पर बैठ गए, रोते हुए, हंसते हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे मौत से बच गए, लेकिन जब वे स्टेशन से बाहर निकलने लगे तो पीछे से ट्रेन की सीटी फिर सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, वही ट्रेन, वही धुआं और उसी खिड़की पर वो सफेद औरत मुस्कुराती नजर आई। उसकी आवाज गूंजी, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, जनाहाबाद स्टेशन हमेशा भूखा रहेगा। चारों दोस्त वहीं जमे रह गए और आज तक कोई नहीं जानता कि वे उस रात स्टेशन से बाहर निकल पाए या नहीं। तो दोस्तों, ये थी जनाहाबाद स्टेशन की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो गुलशन हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें रोजाना आपके लिए और भी डरावनी कहानियां लाने का हौसला देता है।